हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल स्टडी विद गोल में। आज से दोस्तों फिर से मैं एक बार आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान का जो बुक पब्लिश हुई है एस के झा सर द्वारा उसका रिवीजन कराने जा रहा हूं। दोस्तों डेली हम लोग एक एक चैप्टर करके रिवीजन करेंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। और हाँ दोस्तों, ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और ख़ासकर रेलवेज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले बार का एग्ज़ाम में टीसीएस ने जो भी क्वेश्चन पूछे थे सारे ही क्वेश्चन उसी टाइप का इस बुक में क्वेश्चन पूछा गया है। और हाँ दोस्तों, एक और ख़ासियत है इस बुक में, पहले कुछ सब्जेक्टिव दिया हुआ है और चैप्टर वाइज दिया हुआ है। हर चैप्टर वाइज कुछ सब्जेक्टिव दिया है और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से सजा के दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी से अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। एक दिन बायोलॉजी, नेक्स्ट डे फिजिक्स, फिर नेक्स्ट डे केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीव अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। तो दोस्तों, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दो साइंटिस्ट ने 1801 में किया था। तो लैमार्क जो फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविरेनस जो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। तो दो साइंटिस्ट लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 में बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है और जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही पूछा जाता है कि अरस्तु द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका क्या नाम है? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्योंकि देखिए दोस्तों, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है और जूलॉजी भी जूलॉजी मीन्स जंतु होता है, जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसलिए जंतु का मतलब होता है एनिमल, इसलिए इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, और जिस पुस्तक में उन्होंने 500 अपनी पुस्तक में 500 जंतुओं का वर्णन किया है। ठीक है, देखिए, थ्यूफ्रेस्टम को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक? फादर ऑफ बोटैनी वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो थ्यूफ्रेस्टम को कहा जाता है। दोस्तों, थ्यूफ्रेस्टम को फादर ऑफ बोटैनी कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लेंटेरम नामक पुस्तक लिखी। तो देखिए, बोटैनी में क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? बोटनी में हम लोग पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। इसलिए इनकी पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लेंटेरम नाम था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जियो के नामकरण की द्विनाम पद्धति, जियो के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लीनियस के द्विजगत सिद्धांत टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से होती है। तो क्लासिफिकेशन द्विजगत सिद्धांत टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दी गई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये कैरोलस लीनियस, उसका नाम क्या था? कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया था। उन्होंने जियो को जंतु जगत, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, उन्होंने समझियो को दो जगत में बांटा था। कार्ल लिनियस ने बांटा था, एक प्लांट किंगडम था और एक एनिमल किंगडम था। ठीक है दोस्तों, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। लिनियस को वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। समस्त जीव को उन्होंने दो जगत में बांटा था, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। इसलिए उनको क्या कहा जाता था? फादर ऑफ
टैक्सोनॉमी, कार्ल लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता था। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है, तो कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति नाम स्पेसिस नेम कहलाता है। उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, जिसमें होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। जीव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों को अध्ययन एक साथ किया जा सके। आधुनिक जीव विज्ञान में मॉडर्न बायोलॉजी में आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता R.H. विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। उन्होंने जीवों के जगत किंगडम नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा गया था। तो समस्त जीवों को विटेकर साहब ने समस्त जीवों को पाँच जगत 5 किंगडम में बांटा था। किस किस चीज़ में बांटा था दोस्तों? तो पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। ठीक है, ये 5 जगत में बांटा था। तो एक एक करके देखते हैं क्या था दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मोनेरा क्या है? यह एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय को क्या कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में? यूनिसेलुलर। यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं दोस्तों, और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इनमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं। तो मोनेरा क्या है दोस्तों? मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव का समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित न ही केंद्रक होता है, इसमें न ही केंद्रक होता है, न ही कोई विकसित कोशिकांग होता है, और न ही केंद्रिका झिल्ली होता है। ये सभी इसमें पाए नहीं जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, और कोशिका भित्ति किसी में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, और पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी मृत जीव परजीवी होते हैं। और मोनेरा के उदाहरण देखें तो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा होते हैं। बैक्टीरिया मोनेरा ग्रुप में आता है, माइकोप्लाज्मा ये सब बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ये सब मोनेरा ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अब प्रोटिस्टा के बारे में देखते हैं। प्रोटिस्टा क्या है? इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, यथा कल्प या समुद्री घास। प्रोटिस्टा पादप, जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सिलिया फ्लैजिला नामक संरचनाएं भी पाई जाती है। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है तथा यह स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरणतः एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, कोलेरा, अमीबा आदि इस जगत के सदस्य हैं। किस जगत के? तो प्रोटिस्टा जगत के ये सदस्य हैं। कौन कौन सा? तो ये सब पैरामीशियम, कोलेरा, अमीबा ये सब प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। और मोनेरा जगत में कौन सा था? तो मोनेरा जगत में बैक्टीरिया था दोस्तों, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा था। ठीक है, चलिए अब कवक के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। कवक ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृत जीव भी कह दिया जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति, सेलुलोज अनुपस्थित पाई जाती है। ईस्ट, इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, पेंसिलियम, मशरूम आदि इस जगत के सदस्य हैं। कौन से जगत के सदस्य हैं? कवक जगत के सदस्य हैं। अब पादप देखते हैं। पादप मतलब प्लांट।
यह सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव का समूह है। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। अतः क्लोरोफिल धारक, और इसमें कौन सा क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन पिगमेंट कहलाता है। ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर पौधों में क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं। इनका शरीर ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। ठीक है, अब जंतु के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जंतु जगत, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृति, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग है। ठीक है, चलिए जीव विज्ञान के प्रमुख जनक पढ़ लेते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहते हैं? तो अभी हम लोग ने पढ़ा था दोस्तों कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता कार्ल लिनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहता है? कार्ल लिनियस को कहते हैं। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। वो आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने ग्रेगर मेंडल कहते हैं। द्विनाम पद्धति का जनक कार्ल लिनियस को माना जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से दोस्तों, दूध से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन, और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको? नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। बैक्टीरिया विज्ञान, ठीक है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसको? ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन विलियम S गॉड ने किया था। ठीक है, चलिए और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी पढ़ लेते हैं दोस्तों। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, तो कोशिकी साइटोलॉजी किसको कहते हैं दोस्तों? तो कौन से ब्रांच को कहते हैं? तो साइटोलॉजी। इसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोशिकी साइटोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी अबाउट सेल। इसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी, कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। आकारिकी मोर्फोलॉजी, जीव की आकृति एवं संरचना का अध्ययन मोर्फोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, बाह्य आकृति इंटरनल मोर्फोलॉजी, बाह्य आकृति एवं रचना का अध्ययन किया जाता है एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी में। एनाटोमी शारीरिकी, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटोमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाटोमी कहलाता है। हिस्टोलॉजी किसको क्या कहते हैं दोस्तों? जीवों की विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन, टिश्यू हिस्टोलॉजी कहलाता है। टिश्यू का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी, जीवों के वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि का अध्ययन क्या कहलाते हैं? फिजियोलॉजी कारिकी फिजियोलॉजी कहलाता है। किसको फिजियोलॉजी कहते हैं दोस्तों? हम तो जैविक क्रियाएं, जैसे हम लोग कोई खाते हैं तो डाइजेशन होता है, श्वसन सांस लेते, रिस्पिरेशन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि सारे ह्यूमन बींग्स के जितने भी क्रियाएं होते हैं किसके अंतर्गत पढ़ाई हम लोग अध्ययन करते हैं? फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स अनुवांशिकी, जेनेटिक्स जीवों में पाई जाने वाली समानता विभिन्नता एवं आनुवांशिकी का अध्ययन हम लोग जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, इवोल्यूशन उद्विकास, जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन हम लोग इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है,
पैलेंटोलॉजी जीवाश्मों फॉसिल्स का अध्ययन हम लोग पैलेंटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी विषैले पदार्थों का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। पैरासाइटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन को पैथोलॉजी कहलाता है। एपीकल्चर ये तो बहुत ही फेमस अध्ययन है दोस्तों। मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन किस में करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। सेरीकल्चर क्या है? रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन हम लोग सेरीकल्चर में करते हैं, ठीक है। मोरीकल्चर क्या है दोस्तों? शहतूत के पौधों पर रेशम के कीड़े को पालन क्या कहलाता है? मोरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर मछली पालन का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पीसीकल्चर कहते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन हम लोग किसमें पढ़ते हैं? कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फंगी का अध्ययन, कवक का अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी अलगी शैवाल का अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन करते हैं। एंटामोलॉजी कीटों का अध्ययन कहते हैं। पीसीकल्चर मछली पालन का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रियोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी दोस्तों पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन हम किस में करते हैं? पक्षी विज्ञान में। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मत्स्य विज्ञान इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर पुष्प कृषि। फ्लोरिकल्चर सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन। पुष्प कृषि सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों इधर हम लोग हॉर्टिकल्चर उद्यानों का अध्ययन। उद्यानों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? हॉर्टिकल्चर में। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टी का अध्ययन एग्रोनॉमी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? खेतों में उगाई जाने वाली फसलों एवं मिट्टियों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है। सब्जियों की कृषि ओलेरीकल्चर सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर में कहा जाता है। कंकाल विज्ञान ऑस्टियोलॉजी कंकाल विज्ञान अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन हम लोग ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। कार्डियोलॉजी हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन कार्डियोलॉजी करते हैं, ठीक है। हेमेटोलॉजी रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रुधिर की संरचना एवं कार्य हेमेटोलॉजी में। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन न्यूरोलॉजी में करते हैं। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान का अध्ययन ओडोंटोलॉजी में करते हैं। कैलोलॉजी मानवीय सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी में करते हैं। माइरेमेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन को माइरेमेकोलॉजी में पढ़ते हैं। मैमोलॉजी स्तनधारी का अध्ययन। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है दोस्तों। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन को हम लोग सोरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सारोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन एंड सेरोलॉजी एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन, ठीक है। सार्कोलॉजी मांसपेशी का अध्ययन। एरेक्नोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। नेमाटोलॉजी गोल क्रीम परजीवियों का अध्ययन। त्वचा विज्ञान डर्मेटोलॉजी में क्या किया जाता है दोस्तों?
त्वचा विज्ञान त्वचा की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। हेप्नोलॉजी नींद स्लीप का अध्ययन, नींद का अध्ययन हम किसमें करते हैं? हेप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं इम्यूनोलॉजी जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन। तो जंतुओं के शरीर की प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? इम्यूनोलॉजी में करते हैं। कीटशास्त्र एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में करते हैं। एंजाइमोलॉजी उत्प्रेरकों का अध्ययन एंजाइमोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी विभिन्न तरह के मृदाओं सोयल का अध्ययन, विभिन्न तरह के मृदाओं का अध्ययन हम लोग पेडोलॉजी में करते हैं। ओफियोलॉजी सर्प विज्ञान का अध्ययन को ओफियोलॉजी कहते हैं। सर्प विज्ञान का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है। मोलस्का विज्ञान मैलोकोलॉजी मोलस्का विज्ञान, मोलस्का और इनके खेलो सेल्स का अध्ययन मोलस्का और इनके खोलो सेल्स का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? मैलोकोलॉजी में करते हैं, ठीक है। देखिए तो न्यूनेटोलॉजी नवजात शिशु का अध्ययन न्यूनेटोलॉजी में करते हैं। गेरोनोटोलॉजी बुढ़ापे के अध्ययन किसमें करते हैं? गेरोनोटोलॉजी में बुढ़ापे का अध्ययन करते हैं। नीडोलॉजी घोंसला का अध्ययन। एक्सोबियोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी किडनी का अध्ययन। इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन को क्या करते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर फल सब्जी बागवानी। विटीकल्चर अंगूर की खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर, ठीक है। सिल्वीकल्चर वृक्षारोपण को हम क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं। पर्ल कल्चर मोती पालन को पर्ल कल्चर बोलते हैं। एक्वेकल्चर जलीय जीवन पालन, जैसे मछली हो गया, जलीय जीवन पालन को एक्वाकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो भी सब्जेक्टिव था उसका हमने क्विक रिवीजन कर लिया। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? ठीक है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो जंतु विज्ञान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो एंथ्रोपोलॉजी हम लोग पढ़े हैं अभी क्विक रिवीजन में कि एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान, जंतु विज्ञान या मानव विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी में मानव का विज्ञान किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान कहा जाता है, ठीक है, भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। क्योंकि अनुवांशिकी तो जेनेटिक्स हो गया, फिजियोलॉजी, क्रमागत उन्नति, ये सब अलग है। भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों देखिए इसका आंसर है दोस्तों एडाफोलॉजी में किया जाता है। जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एडाफोलॉजी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, एडाफोलॉजी। चलिए निम्नलिखित में से किस शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वो कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा एंड्रोलॉजी के अंतर्गत शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की
अध्ययन किया जाता है। पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, एंड्रोलॉजी। ठीक है। देखिए, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है दोस्तों? तो जानवरों का। जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। ठीक है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी कहलाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किसमें हम लोग करते हैं? तो दोस्तों प्राइमेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। किसका? तत्व मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, वानर, वन मानुष सभी का अध्ययन हम लोग प्राइमेटोलॉजी में करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ठीक है। तो हेमटोलॉजी से संबंधित है। किससे है दोस्तों? हेमटोलॉजी से संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वर्गीकरण विज्ञान क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? स्पाइडर। मकड़ियों का अध्ययन को अर्कनोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? अर्कनोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सौरोलॉजी। इससे पहले हम पढ़े थे दोस्तों सौरोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है दोस्तों? तो छिपकली का अध्ययन। छिपकली का अध्ययन को सौरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। छिपकली का अध्ययन को सौरोलॉजी कहते हैं। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो एथनोग्राफी क्या कहलाता है दोस्तों? एथनोग्राफी कहलाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। पक्षियों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट 50 नंबर देखिए, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है दोस्तों? तो हीमेटोलॉजी का अध्ययन हम लोग रक्त का करते हैं। हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? रक्त का अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है दोस्तों? मॉर्फोलॉजी जो है जीवों की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी विज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो मॉर्फोलॉजी में जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करते हैं। किसमें? मॉर्फोलॉजी में अध्ययन करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। हम लोग जानते हैं एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के सुरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जो बहुत पुराने, बहुत सालों से, हजारों करोड़ों साल पहले से जो भी पौधे, जीव जंतु के जो अवशेष जो होते हैं, चिन्ह, उनको अध्ययन किस में किया जाता है? उनका अध्ययन जीवाश्म विज्ञान पैलियोटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान में किया जाता है। पैलियोटोलॉजी में किया जाता है दोस्तों। ठीक है। तो पैलियोटोलॉजी डैंस के अध्ययन से संबंधित है। तो पैलियोटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है दोस्तों? तो पैलियोटोलॉजी जो है जीवाश्म, अभी हम लोग पढ़ा है। देखिए पैलियोटोलॉजी क्या है? जीवाश्म से संबंधित अध्ययन है। जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पैलियोटोलॉजी में किसका? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पादप विज्ञान, पाइटोलॉजी पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में पौधों का करेंगे। ठीक है। पादप विज्ञान में किसका? पौधों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी। ठीक है। तो ये है दोस्तों ऑन्कोलॉजी, कैंसर बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। कैंसर बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है ऑन्कोलॉजी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओनियोलॉजी किसके अध्ययन से है? तो सपनों मतलब ड्रीम, सपनों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ओनियोलॉजी में किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों?
तो जहर, टॉक्सिक बोलता है ना कि कोई भी जहर टॉक्सिक होता है, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, कोई भी खाद्य पदार्थ नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। और टॉक्सिकोलॉजी में किसका, जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 24 क्वेश्चन क्या कहता है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सब जानते हैं दोस्तों, सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है। टेक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? जैव विविधता से। ठीक है दोस्तों, टेक्सोनोमी जैव विविधता से संबंधित है। और टेक्सोनोमी का फादर किसको कहते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनोमी के किसको कहते हैं? तो दोस्तों कार्ल लिनियस को कहा जाता है। कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। ठीक है, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है दोस्तों? तो कवक विज्ञान क्या है? और कवक विज्ञान किसका हम लोग अध्ययन करते हैं? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। कुकुरमुत्ता, बी आंसर हो जाए। कुकुरमुत्ता का अध्ययन किसमें किया जाता है? कवक विज्ञान, फंगी, कवक विज्ञान में कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी डेंस के अध्ययन संबंधित है। तो किससे? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। और फाइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। चलिए, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। ठीक है, चलिए, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए 33 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 33 क्वेश्चन देखिए, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? इकोलॉजी कहला जाता है। इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, मैचिंग आ गया दोस्तों, सम्मिलित कीजिए। तो पक्षी विज्ञान किसमें किया जाता है दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी में पक्षी विज्ञान, पक्षी का अध्ययन करते हैं। वंशागति में क्या किया जाता है? जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है। पर्यावरण क्या हो जाता है? इकोलॉजी। और जीवाश्म में क्या किया जाता है? पेलियोबायोलॉजी पढ़ा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आंसर हो जाएगा। सही आंसर देखिए बी हो जाएगा। ए का ABCD, ए का बी। देखिए, पक्षी, ऑर्निथोलॉजी 3, 4, जेनेटिक्स 2, ठीक है, इकोलॉजी और जीवाश्म का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पक्षी विज्ञान, ऑर्निथोलॉजी सही है, वंशागति, जेनेटिक्स हो जाएगा, पर्यावरण, इकोलॉजी, जीवाश्म, पेलियोबायोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जनाकीकी। ठीक है, विभिन्न संस्कृतियों या वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इथनोलॉजी कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों एवं वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए, इथनोलॉजी कहते हैं। 37 नंबर देखिए दोस्तों। 37 क्या है? जंतु विज्ञान, जूलॉजी अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है दोस्तों? तो जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? जूलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जीवित व मृत जानवरों दोनों का। तो जंतु विज्ञान, जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतु विज्ञान में जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन हम लोग जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 38 देखते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जंतु, जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, फफूंदी का हो जाएगा आपका माइकोलॉजी, जंतु जीवाश्म का जेंटोलॉजी होता है, ठीक है। तो पैलियो वनस्पति इनमें से किसी का नहीं अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युगों में सम्मिलित नहीं है, किसमें सम्मिलित? एपीकल्चर, मधुमक्खी, शहद की मक्खी, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, तो सही है हमारा, ठीक है, हमारा आंसर सही है। सेरीकल्चर, सिल्क वर्म, कीट सिल्क वर्म का अध्ययन को सेरीकल्चर सही है। पीसी कल्चर लाख का कीड़ा, ये गलत है दोस्तों, पीसी कल्चर नहीं होगा। पीसी कल्चर मछलियों का अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। हॉर्टिकल्चर फूल का अध्ययन, ये सही है, हॉर्टिकल्चर फूल का अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। तो शुरू से फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो ये सही है, एपीकल्चर शहर की मद्दी ठीक है, सेरीकल्चर सिल्क वर्म सही है, हॉर्टिकल्चर फूल का अध्ययन सही है। गलत कौन सा है? ये पीसी कल्चर में हम लोग मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, तो हमारा सही आंसर सी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्तों। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी वृद्ध व्यक्ति का वृद्ध व्यक्ति का अध्ययन हम जेरेंटोलॉजी में करते हैं। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है दोस्तों? शब्दकोश के संयोजन से लेक्सियोग्राफी का संबंध शब्दकोश के संयोजन से है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं, सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं ओलेरी कल्चर दोस्तों, क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरियो कल्चर। रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को सब पता है दोस्तों कि रेशम कीट पालन का अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? एपीकल्चर में। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित 46 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, एक सम्मिलित कौन सा नहीं? तो फूलों के अध्ययन फ्लोरिकल्चर, ये सही है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये संबंध है। फूलों के हॉर्टिकल्चर ये नहीं है, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता है, ये हमारा गलत है, ठीक है। तो यही हमारा सही है, कहा जाता है सम्मिलित नहीं है, तो हमारा सी सम्मिलित नहीं है। फलों की खेती को पोमोलॉजी, ये भी पता है, पोमोलॉजी फल विज्ञान को पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से कौन से उत्पादन होता है? तो विटीकल्चर में अंगूर का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? विटीकल्चर में करते हैं। चलिए 48 देखते हैं। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? तो अर्थवर्म होता है। किसका अध्ययन किया जाता है वर्मी कल्चर में? अर्थवर्म का किया जाता है, ठीक है, अर्थवर्म का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? शब्द और अर्थ सम्मिलित है। तो लेक्सियोग्राफी शब्दकोश का संकलन, ये सही है, लेक्सियोग्राफी शब्दकोश का संकलन। उसके बाद फिलोलॉजी डाक टिकट का संग्रह, ये गलत है। एंटोमोलॉजी मानव शरीर का, ये भी गलत है। एंटोमोलॉजी भी गलत है, ये भी गलत है। आइकोनोग्राफी कीट पतंग, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लेक्सियोग्राफी शब्दकोश का संकलन। जेनेटिक्स निम्न किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स सब जानते हैं दोस्तों के अनुवांशिकी और विवरण का, जेनेटिक्स अनुवांशिकी का अध्ययन है, और उसका पिता किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहता है? 52 क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। तो वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए विधि क्या है? जेरेंटोलॉजी। जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी, ठीक है। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? दोस्तों? तो फिलाटेलिस्ट क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है। तो फिलाटेलिस्ट क्या करता है दोस्तों? डाक टिकट जमा करता है। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, साइकोलॉजी। तो ये देखिए दोस्तों, फिजियोलॉजी
पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी सब इस ब्रांच संबंधित है। और साइकोलॉजी ये नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, साइकोलॉजी से। ठीक है, चलिए 56 देखते हैं दोस्तों। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी का जनक किसे? रामदेव मिश्रा को कहते हैं। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है मिट्टी से। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी से। पेडोलॉजी किससे संबंधित है दोस्तों? मिट्टी से संबंधित है। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? तो मिट्टी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, मिट्टी से संबंधित है। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन करते हैं। हिस्टोरिया पेलेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो पेलेंटेरम, तो हम लोग जानते हैं कि फादर ऑफ बोटनी किसको कहते हैं दोस्तों? थ्यूफ्रेस्टम। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थ्यूफ्रेस्टम। और थ्यूफ्रेस्टम ने ही हिस्टोरिया पेलेंटेरम पुस्तक लिखी थी। ठीक है, सर्पोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। स्पर्मोलॉजी बीज का अध्ययन कहते हैं। स्पर्मोलॉजी किसका? बीज का अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए पेडोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो पेडोलॉजी सब जानते हैं दोस्तों कि भूमि का, मिट्टी का भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी होता है। टीकाकरण के जनक किसको कहते हैं? एडवर्ड जनर को टीकाकरण के जनक कहा जाता है। ठीक है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो लीवेनहॉक। बैक्टीरिया जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लीवेनहॉक को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमिक का कैरोलस लीनियस हम लोग पढ़े थे। ठीक है, लीनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा था? तो 2 भागों में बांटा था। किस किस भागों में बांटा था दोस्तों? तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बांटा था। विटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा था? तो विटेकर साहब ने जीवधारियों को टोटल 5 भागों में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंगी और पादप, ये 5 भागों में बांटा था। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने जीव की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? 1753 में किया था। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किन्हें जाते हैं? तो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, परागकणों पोलन ग्रेन्स का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी में दोस्तों सांप स्नेक का अध्ययन किया जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहते हैं दोस्तों? श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। ये भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन दोस्तों बीरबल साहनी को कहते हैं। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन बीरबल साहनी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का क्विक रिवीजन एसके झा सर का बुक पहला चैप्टर। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी के पास ये बुक है, बहुत सारे के पास नहीं है। तो जिनके पास नहीं है और वो इस बुक का PDF लेना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उन लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।